डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। यूँ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद ही बड़ी एक शदीद महादार आई है। ख़ुद तहरीक इंसाफ भी इक़्तिसादी और माशी तौर पर शदीद बहरान का शिकार है। डॉलरों के लिए मुल्कों मुल्कों हमारे ख़ास साहब जो दावा करते थे कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है कशकोल फैलाने की, बहरहाल उन्हें जाना पड़ रहा है। लेकिन अंदरून जो एक बहुत बड़ा जो इस 2 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ वो ये कि बहरहाल GIT की रिपोर्ट एक आई और उसके बाद मैं लड़काना में ही था, तो वहाँ जब बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब खिताब कर रहे थे तो एक फहरिस्त जारी हुई कि GIT ने उन तमाम लोगों के नाम डाल दिए हैं लिस्ट में कि वो मुल्क से नहीं बाहर जा सकते। यानी बड़े बड़े मलिक रियाज जैसे बिजनेसमैन अपनी जगह, जरदारी साहब, बिलावल, फरियाल और 172 लोग बैंकर्स वगैरह हैं। और इसके साथ ये बात भी सुनाई दे रही है कि इस बुनियाद पर सिंध में तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा कर दिया है कि वज़ीर आला जिनका नाम ECL में है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। वो मुस्ताफ़ी होंगे तो फिर कौन हुकूमत बनाएगा, गवर्नर राज होगा, बेशुमार सवाल हैं। तो सिंध में पीपल्स पार्टी के तर्जुमान भी हैं और मीडिया को देखते हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेरे साथ हैं। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बड़े सीनियर, अब सीजनडी में कहूँगा, बैरिस्टर सैफ भी मेरे साथ हैं। और फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन फिरदौस शमीम नकवी सिंध असम्बली में हमारे साथ हैं। क्योंकि चले पहले ज़रा फिरदौस शमीम नकवी की तरफ चलते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। फिरदौस, ये जो आप लोगों ने मुतालबा किया है, आप ये नहीं समझते कि आप लोग जो आप यानी आपकी पार्टी जो हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखती है उसके लिए स्ट्रगल भी करती रही है, और अगर आप ये कहें कि लोगों के करप्शन के हवाले से या मुकदमात के हवाले से तो आपकी पार्टियों के भी नाम है, धरने के इल्ज़ाम में तो आपके सदर और प्राइम मिनिस्टर तक के भी नाम आए। लेकिन इस यानी उन पर भी सवाल उठाया जाता है। लेकिन इस तरह का अगर आप मुतालबा करने जा रहे हैं कि सिंध के अवाम ने जिस पार्टी को अक्सरियत में वोट दिया उसको हटा कर आप अगर कुछ लोग कहते हैं एक ब्लॉक बना लें या एक गवर्नर राज कर लें, तो ये आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी, उसकी क़यादत, उसकी रवायत के ख़िलाफ़ होगा? फिरदौस शमीम नकवी, मुझे नहीं पता कि ये आपको कहाँ से खबरें आई हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम तो ये समझते हैं कि अगर एक वजीर आला, उसकी कैबिनेट के अरकान, पार्टी के सीनियर लीडरशिप जो इस वक्त बरसरे इख्तिदार है, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT जिसने ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसका हमें भी इंतजार है। लेकिन बड़े वाज़े तौर पे नजर आता है कि सिंध बैंक को तबाह करने में उनका हाथ होगा। जो उन्होंने जिस तरीके से अपने बिजनेस अफेयर्स को कंडक्ट किया है, जिसकी मनी ट्रेल फेक अकाउंट से मिल रही है, जो बैरियर टाउन का केस है, जो आप देखते जाइए शुगर मिल्स का केस है, इतने बेतहाशा चार्जेस लगे हुए, इंक्लूडिंग द फाइनेंस मिनिस्टर देन और करंट फाइनेंस मिनिस्टर, कि इसके बाद अगर नहीं, लेकिन नकवी साहब ये तो अपनी जगह है ना, लेकिन आपने जो मुतालबा किया है वो तो हुकूमत, आपने GIT की बुनियाद पर जो आपके तर्जुमान ने जो 172 आपकी काबीना ने कहा ना कि इन लोगों को जो है मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए, अभी तो इल्ज़ामात लगे हैं ना, ये तो कंप्लीट भी नहीं हुआ ना। इल्ज़ामात नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। इल्ज़ामात इज डिफरेंट। GIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि उनकी राय में, उनकी तहकीकात के मुताबिक ये हुआ इस मुल्क में, और ये काम इन लोगों ने किए हैं। और उसकी आखिरी जुमला ये है कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यानी टिप ऑफ द आइसबर्ग मीन्स दैट इट इज हार्डली 1% to 5% ऑफ व्हाट द टोटल करप्शन इज। और ये करप्शन जो इस GIT के अंदर निशान दे गई है वो 550 बिलियन के लगभग है। नहीं तो इस बुनियाद पे अब नकवी साहब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध जो है मुस्ताफ़ी हों और अपना नया चीफ मिनिस्टर दाएं, या आप हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं? इस बुनियाद पर आप नकवी। और एक चीज और सुन लीजिए, माजी के अंदर जैसे ही जरदारी साहब सदर बने थे तो वाजिद शमसुल हसन साहब को किस काम से भेजा, उस काम से कागजात लेके आए वो स्विस कोर्ट से, और आज वो कागजात किसी को मिलते नहीं है। ये इनकी पुरानी आदत है कि ये
मुकर भी जाते हैं और सबूतों को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, और जो पैसा ये कमाते हैं उसके जरिए लोगों को खरीदते भी। ये भी इनकी माजिकी है। पाकिस्तान पूरा बोलता है कि जरदारी इस मुल्क पर भारी है। आज ये नहीं है कि एक आध कहते हैं और बड़े नहीं वो एक जरदारी सब पे भारी पे ही गया। मैं सिंध के लोग तो मैं बहरहाल लड़काना के जलसे में गया हूँ, घड़ी खुदा बख्श में तो नारे लग रहे थे एक जरदारी सब पे भारी, और वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं तो कह रहा हूँ मुल्क पर भारी है ये शख्स, मैं तो कब डिनाई करता हूं, बहुत भारी शख्सियत है उनके ऊपर। चलिए आपका शमीम, चलिए आपका नुकता नज़र। बैठे साहब, आपका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप समझते हैं कि इन बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट ने, फिर JIT की रिपोर्ट आई, फिर ECL को का नाम तो बहरहाल हुकूमत ने दिए ना, जो आपकी PTI की जो थी उसने जारी किए, और फिर सिंध चीफ मिनिस्टर से ये कहना कि वो छोड़ दे, ये चीज़ें क्या मुल्क में जमहूरियत इदारों को मुस्तहकम करेंगी? या आप नहीं समझते कि क्योंकि माजी में हमने देखा इंतकामी सियासत शरीफों की और जरदारियों की बेशतर केसेस भी वही हैं, ये कोई अच्छा रुझान होगा अगर ये स्टेप आगे बढ़े, अगर इस पर तहरीक इंसाफ? बैरिस्टर साहब जी, बरेलवी साहब, मेरी राय तो यह है कि जहाँ तक एहतसाबी अमल का ताल्लुक है या कानून की खिलाफ वर्जी के हवाले से कानूनी कार्रवाई का ताल्लुक है, तो उसको तो बाहर सूरत अपने नॉर्मल प्रोसेस के तहत चलना चाहिए। जमहूरी अमल को ये इन द लॉन्ग रन एक तवील मियाद उसमें तनाज़ुर में ये मुस्तहकम ही करेगा, ना कि कमज़ोर। लेकिन कानून का अपना एक उसूल है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो ये यकीनी बात है कि जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं जिसमें सियासी लोग मुलविस हों, चाहे वो वर्कर हों चाहे वो बड़े लोग हों, तो पॉलिटिकल प्रोसेस में जो शामिल जमातें होती हैं उनको एक अच्छा मवाद मिल जाता है उस कानूनी अमल को सैबोटाज करने का या उसको कमज़ोर करने का या उसको डिस्क्रेडिट करने का। अब ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें तो कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है। JIT को भी उन्होंने हिदायत दी और वही उसकी कार्रवाई को मॉनिटर कर रहे हैं। ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस कार्रवाई पर ना तो एतराज़ करना चाहिए ना इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, बल्कि एक न्यूट्रल स्टांस लेना चाहिए। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत के फ़ौरन बाद वज़ीर इत्तलाआत और नैब के जो उनके मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और वो तमाम जो JIT के जो इक़दामात थे उनकी वकालत खुद करने लग गए। तो पॉलिटिकली मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी तरफ से एक मुनासिब इकदाम नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से ये तासुर मिला कि शायद ये पूरा प्रोसेस जो है वो हुकूमत की एमा पे हो रहा है और JIT जो है वो डायरेक्ट हुकूमत की एक किस्म की सरपरस्ती में ये काम कर रही है, जबकि हकीकत में सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। दूसरी बात यह है कि बरेलवी साहब के JIT की जो रिपोर्ट है, जो कार्रवाई है, ये सिर्फ एक तफ्तीशी अमल है। अभी ये इस पोजीशन में नहीं है कोई के ये कह सकें कि जी इन इल्जामात के नतीजे में ये लोग मुजरिम साबित हो गए। अभी तो एक बहुत लंबा प्रोसेस बाकी है, अदालत में ये केस जाएगा, वहां साबित होगा। हाँ, वहां साबित हो जाए तो फिर आप यकीनी तौर पर इसको बुनियाद बनाकर हुकूमत के खिलाफ। मैं आपकी बात पर जरा शमीम नकवी साहब से ये देता हूँ। शमीम देखें, मैं तो चाह रहा था बैरिस्टर वहाब से रब्ता जरा कुछ होने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन बैरिस्टर साहब तो एक इंडिपेंडेंट आदमी हैं और एक हद तक आपके ताल्लुकात भी उनसे करीब रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आपके तर्जुमान फवाद चौधरी और जब आपके पॉलिटिकल जो हैं वो इसमें कूद जाएं और जो अदालती फैसलों पर ढोल बजाने लगें, तो फिर तो मौका मिलेगा ना लोगों को ये कहने का कि आप असरअंदाज हो रहे हैं अदालती फैसलों पर, जैसा कि इसमें भी काबीना को जरूरत नहीं थी। JIT और आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ये कहती है ना कि ये लोग ECL में जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिरदौस शमीम नकवी, मुझे नहीं पता कि बैरिस्टर साहब कौन सी सियासत करते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पनामा की जब पहली दफा डिस्क्लोजर हुआ था पनामा में और नाम आया था, तो हमने उस वक्त भी बयान दिए और हमने कहा था कि हम इसको इसके मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। अब जब ये इल्जामात लगे हम इनको भी इसके मंतकी इंजाम तक लेके जाएंगे। और मैं समझता हूँ ये लोग अगर इख्तिदार में रहे ये एक साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे। और अगर आप समझते हैं कि जमहूरियत की रूह ये कैसी है
कि चोरों और लुटेरों को खजाने के ऊपर बैठे रहने दो जिसपे शक हो चुका हो, तो मुझे वो जमहूरियत भी नहीं समझ में आती। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में किसी महज़ब कौम के अंदर किसी आदमी पे इतने संगीन चार्जेस लगाए जाए जो कि मुराद अली शाह साहब पे लगाए गए, तो उसके अंदर जरा सी गैरत होती तो वो कहता मैं अपने ओहदे से हटता हूँ। हमने ये नहीं कहा कि पीपल्स चले आपका दो बार पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सर मैंने सवाल ही यही किया था मुर्तज़ा वहाब नकवी साहब से कि आप किस तरह सिंध के आवाम के मैंडेट के बारे में ये कह रहे हैं जिन्हें सीएम को दिया कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं, तो ये कह रहे हैं जी उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए खुद, और फिर वो बैरिस्टर साहब का अपना मौक़िफ़ है। जी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, टाइम दीजिएगा जी। देखिए फिरदौस शमीम साहब की जो सियासी जमात है वो बार बार आइन की सरबुलंदी की बात करती थी, रूल ऑफ लॉ की बात करती थी, डेमोक्रेसी की बात करती थी। मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि इक़्तिदार मिलने के बाद उन्होंने तमाम चीज़ों को साइड में फेंक दिया। ये बार बार इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो कि आइन और कानून के मुनाफी हों, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुनाफी हों। और ये जो अभी उनकी मौजूदा डिमांड है, मैं समझता हूँ ये उसी बात की अक्कासी करती है कि 25 जुलाई को सिंध की बाशऊर ज़ीरक अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। इन्होंने भरपूर कोशिश कर ली, इनके दोस्तों ने साजिशें कर ली, बट उसके बावजूद सिंध की आवाम ने 25 जुलाई को इनको वोट नहीं दिया और सिंध की आवाम ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मुंतखब करके असम्बली में भेजा। अब अगर आप आइन की सरबुलंदी की बात करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो वाहिद तरीका तो बारोमीटर जो है वो इलेक्शंस हैं। इलेक्शन में फैसला सिंध की आवाम ने कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में कर लिया। ये कहते हैं जरदारी साहब के बारे में बुरी बुरी बातें करती हैं, ये बातें तो पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं, बट सिंध की आवाम ने उन बातों को रिजेक्ट किया, इनके तमाम प्रोपेगेंडे को रिजेक्ट किया और प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। अब आ जाए तीसरी बात पे कि मुराद अली शाह साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिरदौस शमीम साहब पढ़े लिखे आदमी है, इनको पता होना चाहिए कि कानून का एक प्रिंसिपल है, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। क्या मुराद अली शाह साहब के खिलाफ किसी कोर्ट का फैसला आ गया है? क्या किसी कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है कि मुराद अली शाह साहब ने अपने आईनी कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है, कोई गैर कानूनी काम किया है? अभी तक एक रिपोर्ट मंजर आम पे आई है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन तो होती रहती है। अगर इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ड्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस शुड रिजाइन, तो आप मुझे बताइए इनके अंदर यह भी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वजीर आजम पाकिस्तान भी एक नैब की इंक्वायरी भुगत रहे हैं, वजीर आला केपी भी एक नैब की इंक्वायरी भुगत रहे हैं, आपके पंजाब के जो सीनियर वजीर अलीम खान साहब वो भी इंक्वायरी भुगत रहे हैं, आपके वजीर दिफा परवेज खटक साहब भी इंक्वायरी भुगत रहे हैं, तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपके लेट आया हूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। अपने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का सुना, बैरिस्टर सैफ हमारे साथ हैं, देखूंगा मैं नकवी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिर बेली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से पहले, इन जो मैं ब्रेक से पहले था तो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। बैरिस्टर साहब, ये जो हमारे मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अलीम ख़ान हैं और परवेज़ खट्टक हैं और लोग बहुत हैं, खुद खां साहब हैं, जब उनके नाम उन पर भी नैब के मुकदमात चल रहे हैं, उनको तो ECL में नहीं डाला गया। आप इस बात से कितना इत्तफाक़ करेंगे कि इसीलिए ये कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई है और असरअंदाज हो रहे हैं अदालतों पे भी और नैब भी जो है वो हुकूमत का। जी बैरिस्टर साहब। जी बरेली साहब, मेरा नुक्ता नज़र यही है कि देखें, तफ्तीश जब हो रही होती है किसी भी मामले में तो वो एक यकतरफ़ा इन्वेस्टिगेशन होती है और मालूमात जमा हो रही होती हैं और सबूत जमा हो रहे होते हैं। उनकी कोई कानूनी हैसियत उस वक्त तक नहीं होती जब तक उन शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर अदालत कोई अपनी राय कायम ना करे और फैसला ना दे। इसलिए मेरे ख्याल में सिर्फ ये कह देना कि किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है या उसका नाम आ गया है तो उसको इस तरह से तस्वर कर लिया जाए कि हाँ जुर्म साबित हो गया, ये बेसिकली कानूनी तौर पर एक गलत सोच है। इसीलिए मेरी राय यही है
कि जब तफ्तीश हो रही हो तो आप इंतहाई इकदामात से और इंतहाई किस्म के बयानात से गुरेज करें। एक तो तफ्तीश इदारा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में हो रही है, JIT कर रही है, हुकूमत को इसमें अपने आप को डालने की और एक फरीक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक ECL पे डालने का ताल्लुक है, यह भी एक इंतहाई इकदाम इसको मैं समझता हूं, क्योंकि ECL पे डालने से आप एक बंदे की जो इंसानी हुकूक, जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे आइन के तहत, उनमें से एक राइट जिसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहते हैं, उसको आप कर्टेल कर रहे हैं, उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। और ये कानून के हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुस्तनद फैसले हैं कि किसी शख्स की आज़ादी पर कदगन लगाने से, बुनियादी हुकूक पर कदगन लगाने से पहले आपको उसको अपनी सफाई का पूरा मौका देना चाहिए और आपने उसको कंसिडर्ड बुनियादों पर सोच समझकर ऐसा फैसला करना चाहिए, ना कि एक रिएक्टिव फैसला। तो मेरी अपनी सोच यह है, और मैं कानूनी तनाज़र में देखते हुए बात कर रहा हूं, कि इस तरह के इल्ज़ामात की बुनियाद पर हुकूमत से आप सियासी तौर पर मुस्तफ़ी होने का मुतालबा तो कर सकते हैं, वो तो आपका एक पॉलिटिकल ओपिनियन है और आप कह सकते हैं कि आप इस्तीफा दें, लेकिन उसमें पॉलिटिकली लोग ये भी देखेंगे कि आप अपने खुद किस पोजीशन में है। क्या आपके अपने भी दाएं बाएं ऐसे लोग हैं जिन पर इसी तरह के मुकदमात हैं? अगर तो वो भी इस्तीफा देते हैं तो फिर ठीक है, फिर आप दूसरों से भी मुतालबा करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल PTI का हक है कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा करे या जो भी करे, और इस पर सियासत चमकाएं अपनी, वो इनकी पॉलिटिकल एक डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन कानूनी तौर पर मैं समझता हूं कि ये इतने इस काबिल नहीं है ये बात कि जिसकी बुनियाद पर आप जो है इंतहाई इकदामात की तरफ जाएं। लेकिन बैरिस्टर एक और बात भी है ना, कि मैं पहले भी ये सवाल करता रहा हूं कि आमतौर पर सियासतदानों पे पॉलिटिकल केसेस होते थे, लेकिन आम इस वक्त जो ज़्यादातर केसेस जो बने हैं उसमें जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, जो लोग हैं, और उनमें वो लोग बहुत सारे मुल्क से चले भी गए, सरकारी अफसर चले गए। ये इस बुनियाद पर उन्होंने इन लोगों के नाम ECL में डाले हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, देखिए मुजाहिद साहब, बड़ी बुनियादी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर कानून का इतलाक हर पाकिस्तानी पर बराबरी की सतह पर होना चाहिए। तो अगर पीपल्स पार्टी के लीडरान के लिए कानून ये है कि इंक्वायरी के स्टेज पे उनका नाम ECL पे डाल दिया जाता है, अगर पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के लीडरान के लिए मिसाल ये है कि इंक्वायरी स्टेज पर उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जाता है, तो फिर उसी तरीके से वज़ीर आज़म साहब भी इंक्वायरी फेस करें, वज़ीर आला KP भी इंक्वायरी फेस करें, वफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा भी इंक्वायरी फेस करें, उनका नाम भी ECL पे डाला जाए। हो गए ना उनके आदम सवाती ने इस्तीफा दिया जब उनके खिलाफ केस आया। नहीं तो क्या नहीं, मुझे एक बात देखिए, मेरी बात सुने, क्या महमूद खान साहब जो कि वज़ीर आला KP हैं, उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है? क्या अलीम खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है? क्या वज़ीर दिफा के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है? इस्तीफा दे दिया उन्होंने, चलें इस्तीफा उनको छोड़ें, फिरदौस शमीम नकवी में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि उनसे इस्तीफा मांग लें, वो दे ना दें, कम अज कम ये तो सेम मुतालबा तमाम लोगों के लिए करें। देखें, ये बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं PTI की पॉलिसीज के अंदर, कि अपने लिए वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे जो हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बराए मेहरबानी आइन की किताब पढ़ लें, बड़ी खूबसूरत किताब है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुत्तफ़क़ा तौर पे पाकिस्तान के पार्लियामान से उसको पास कराया था। एक बार उस किताब को आप पढ़ लेंगे, उसके आर्टिकल्स को पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ क्या है, कि किस तरीके से क्या चीज़ की जाती है। दूसरी बात मुजाहिद साहब, फ्लोर क्रॉसिंग भी गैर कानूनी अमल है, गैर आइनी अमल है। कैसे एक ऐसी सियासी जमात जो कि आइन की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करती थी, वो आज कह रही है कि पीपल्स पार्टी के 20 MPs हमसे राब्ते में और हम उनको अपनी तरफ ले आएंगे? ये भी तो डिफेक्शन है, ये भी तो गलत है, ये भी तो पार्लिमानी तौर पर गैर कानूनी चीज़ है। कैसे PTI इस तरह की बात कर रही है? नहीं, वो तो आपके भी इस तरह दूसरी जमातों से लोग आते रहे, लेकिन मुझे इस वक्त भी इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ, आपके सामने हाजिर होता हूँ। ज़रा बात आगे भी बढ़ाऊँगा इससे कि जो मुस्तकबिल का सियासी नक्शा जिस तरह महाज़ारे की तरफ बढ़ रहा है, कोई अच्छी बात तो नहीं लग रही है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेली आपको खुश आमदीद कहता है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और बैरिस्टर साहब मेरे साथ हैं। वैसे बैरिस्टर साहब, इस वक्त खैर MKM खुद बड़े एक अलमनाक दौर से गुजर रही है, तकसीम दर तकसीम मरल से गुजर रही है, लेकिन कल PTI के फिरदौस शमीम नकवी कंवर खालिद जमील से मिले, फिर मैंने सुना है कहीं ख्वाजा अज़हर साहब फिर जाके गवर्नर से मिले। तो अगर कोई और फिर बैरिस्टर वहाब कह रहे हैं कि वफादारियाँ तब्दील करने के लिए कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, अगर इस तरह की कोई तब्दीली आती है तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इसका पार्ट बनेगी? पास में तो इसकी रवायत रही है कि कभी शरीफों के साथ, जरदारियों के साथ वो हुकूमत गिराने में एक पार्ट अदा करते रहे हैं। बैरिस्टर साहब देखें बरेलवी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक सियासी जुमात है और सियासी जुमातें सियासी हालात के तहत अपने पॉलिसियाँ और अपने फ़ैसले करती हैं, और जहाँ पे भी पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की बात या मौका आता है तो उससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश करती हैं। हाँ, इखलाकी और गैर इखलाकी की बात अलग है कि कोई ऐसी हरकत के जिसके लिए गैर इखलाकी तौर पर अपने लोगों को बचाने के लिए मौका परस्ती कहा जाए, अल्टीरियर मोटिव, जैसे उसको लिए मौका परस्ती लफ्ज़ इस्तेमाल वो एक और बात है। अगर कोई ऐसा स्टेप लिया जाए तो फिर उस पर यकीनी तौर पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हुकूमत के हवाले से अगर कोई जोड़ तोड़ होती है उसका हिस्सा बनना जो है वो उस पर कोई कदगन है। मैं समझता हूँ तो किसी भी पार्टी का हक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस इशू पर कि क्या मुराद अली शाह साहब की हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोई किसी मूव का हिस्सा बनेगी, वो मैं समझता हूँ कि राब्ता कमेटी ही फैसला करेगी, और जब वो फैसला हो जाएगा तो उसके बाद वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी मैं नहीं समझता कि उस पर कोई तबसरा हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल एक जमहूरी हक है कि वो हुकूमत को गिराने के लिए, अगर वो अपोजिशन का हिस्सा है तो हुकूमत को गिराने के लिए लोगों से राब्ते करे, उनको अपने साथ मिलाए और नो कॉन्फिडेंस मूव लाने की कोशिश करे। इन हाउस तब्दीली की गुंजाइश तो हर जगह होती है अगर नंबर गेम आपके हक में हो। अब रह गई बात फ्लोर क्रॉसिंग की, मेरी राय में अगर अपोजिशन के लोग और ख़ासतौर पर PTI जिस तरह दावे कर रही है, अगर पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को तोड़कर उनको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर अगर उनकी तादाद इतनी हो कि वो मुराद अली शाह साहब की हुकूमत की जो मेजॉरिटी है या जो अददी बर्तरी है उसमें डेंट डाल सकें, तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए जो है वो मसाइल पैदा होंगे और हुकूमत गिराई भी जा सकती है। लेकिन अब वो मूव किस हद तक कामयाब हो सकती है, फिलहाल तो ये दावे ही हैं, अभी तो अमली तौर पे कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये अपनी नंबर गेम को पूरा कर सकेंगे। वैसे मुश्किल होता है, MKM वाले कहते कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि पास की रिवायत रही है इसलिए, और कोई थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ कि बिटवीन द लाइन कुछ कह भी गए हैं बैरिस्टर साहब, और जो मुलाकातें इधर उधर देख रहा हूँ तो मतलब ये कि ठीक है, अगर आप मेजॉरिटी खो जाते हैं तो छोड़ दें, यानी आपको ज़बरदस्ती थोड़ी हुकूमत कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब इतने बहुत सारे इल्ज़ामात हैं तो अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, पहले फेस हो जाना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। क्यों आप बने रहते हैं? और फिर भी आपके पास इख्तियारात भी नहीं है, आपको इल्म है आपके सेक्रेटरीज सिंध में क्या कर रहे हैं, आप वफाक आपको कुछ नहीं करने दे रहा। तो वही जो जैसे पास पीपल पार्टी कहती थी इख्तियारात के बगैर इस वक्त इख्तियार आपके पास है। सॉरी टू से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। देखिए, इसका मतलब ये कि वफाक सिंध की आवाम को सज़ा दे रही है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दिया। इसका मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान PTI की हुकूमत जो है सिंध की आवाम को सज़ा दे रही है कि आपने भुट्टो के फ़लसफ़े पे, शहीद बीबी के फ़लसफ़े पे वोट क्यों दिया। मैं समझता हूँ ये कोई मिसाल नहीं बनती। अगर हम जमहूरियत पर बिलीव करते हैं, अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पर बिलीव करते हैं, तो उसके अंदर तो अददी अक्सरियत सब कुछ होती है, और 25 जुलाई को सिंध की आवाम ने वो अददी अक्सरियत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी है। वो अददी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। उनके पास सिर्फ 30 MPs हैं, हमारे पास 99 MPs हैं। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है नंबर गेम्स में। मैं समझता हूँ कि इखलाकी एतबार से, आइनी एतबार से ये बड़ी एक मनफी रुझान है कि अगर एक सियासी जमात ये कह रही है कि मैं आपके MPs को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ये बड़ी नेगेटिव चीज़ है। अगर एक सियासी जमात जो कि रूल ऑफ लॉ की बात करती थी, वो आइन के आर्टिकल 63 के सोचे बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs को प्रेशराइज शायद करने की कोशिश कर रही है कि जी हम आपको अपनी तरफ ले आते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ आपके तवस्सुत से आज PTI के दोस्तों को कह दूं कि इस तरह के फॉरवर्ड ब्लॉक्स की बातें पिछले 10-11 साल से चल रही हैं, लेकिन कोई बात पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के पीछे खड़े रहे हैं।
आज भी खड़े रहें और इंशाल्लाह कल परसों और आगे भी खड़े रहेंगे। ये वजीर आला साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, चूंकि इनको 25 जुलाई को आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से इख्तिदार नहीं मिला, तो एक गैर आईनी तरीका ढूंढ रहे हैं अपने इख्तिदार को क्रिएट करने के लिए। मुझे एक ब्रेक तक तो वैसे जाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ एमकेएम से लगता है, क्योंकि पास्ट की इनकी सॉरी टू से तारीख अच्छी नहीं रही है, लेकिन इसमें मैं ज़रा थोड़ा सा तफसील से बात करना चाहता, ब्रेक की तरफ चले जाऊँ, हमारे साथ रहिएगा कि बहरहाल इस पूरे सूरत हाल में एमकेएम का एक रोल तो बनता है ना। मुजाहिद मौलवी एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है बैरिस्टर वहाब बैरिस्टर साहब मेरे साथ। बैरिस्टर में एक बहुत ही क्विक स्पेसिफिक और बहुत ही आप अगर कंक्लूडिंग कर दें, सवाल का जवाब के वक्त भी कम है, कि क्या आप नहीं समझते कि नैब ने 453 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया था डॉक्टर आसिम पर, सालों केस चला, बरी हो गए, बाहर से मुल्क में आ जा भी रहे, फिर ख़ुद जो है JIT इसमें कुछ इदारों के लोगों को लेना क्या बाला तर नहीं, वो कहते हैं जी वो भी इन्फ्लुएंस होगा, तो ये जो और क्या उनकी कारकर्दगी, नैब 3 अरब रुपये भी गुज़िश्ता साल ना ला सकी, इस बुनियाद पर ये समझ जाता है कि हुकूमत जो है इन्फ्लुएंस करके इन इदारों के ज़रिए विक्टिमाइज कर रही है। बैरिस्टर सैफ देखिए मुजाहिद साहब, ये तो एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होगा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसने उसमें अपने आप को इसी तरह डिफेंड करना है कि वो यही कहते हैं कि जी ये लीगल से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लीगल कंसिडरेशंस हैं जिनकी बुनियाद पर हमें टारगेट किया जा रहा है और पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ ना डॉक्टर आसिम का हुआ ना, क्या साबित कर सके आप? 453 अरब रुपए पेपर थे ना, इसीलिए मुजाहिद साहब, इसीलिए मैंने, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने ये कहा था कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस प्रोसेस के साथ अपने आप को नथी ना करे, अपने आप को डिटैच करे, क्योंकि हुकूमत की ये खुशकिस्मती है कि एक तो ये लीगल केसेस पिछले दौर में बनाए गए हैं, तफ्तीश पहले दौर से हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दौर हुकूमत में इन चीज़ों पे सुओ मोटो नोटिस लेकर ये मामला शुरू किए थे। तो इसलिए अगर खुदा न ख्वास्ता कल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमज़ोरियों की वजह से ये लोग बरी हो जाते हैं और नहीं सजा पाते, तो हुकूमत कल इस एतराज़ को फेस नहीं कर रही होगी कि आप साबित नहीं कर सके। इनका मसला यह है कि ये खामखा में एक ऐसे मामले अपनी टांग अड़ा रहे हैं कि जिसका इनको ना तो पॉलिटिकल फायदा होगा और ना ही इनको कोई कानूनी बेनिफिट हासिल हो सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि जो केसेस पुराने दौरे हुकूमत में चल रहे हैं उनको लॉजिकल एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरने दें। अगर साबित हो गए फबेहा, बहुत अच्छी बात है, सजा हो जाएगी गिल्टी लोगों को, लेकिन अगर अदालतों ने उनको बरी कर दिया तो वो हुकूमत के क्रेडिट पर वो जो डिस्क्रेडिट नहीं होगा उनके लिए। मेरी राय में हुकूमत पॉलिटिकल मूव्स नहीं कर रही, बल्कि पॉलिटिकली एक ऐसे रिएक्शनरी मोड में है कि जिसकी वजह से ये सारा मलबा कल इन पर आकर गिरेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मामलों से दूर होना चाहिए, लेकिन लीगल प्रोसेस को चलता जाना चाहिए। मतलब आप मैं कंक्लूड, बड़ा मौजू है कि आपको ऐसा लगता है, अच्छा मेरे ख्याल से लीगली कोई गवर्नर रूल तो शायद कायम नहीं कर सकते, और शायद सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं फॉरवर्ड बुला के पीपल्स पार्टी से कहें कि आप मुराद अली शाह साहब दोबारा एतमाद का वोट लाएं। क्या आपको ऐसा खतरा लग रहा है कि इस हद तक जा सकते हैं ये बैरिस्टर वहाब? मैं सिर्फ एक गुजारिश पहले करना चाहूँगा। अभी जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे, जो मशवरा PTI को दे रहे थे, मैं समझता हूँ मशवरा बड़ा वैलिड है, लेकिन काश कि इतनी कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग PTI के दोस्तों में होती कि इस तरह की चीज़ें कर सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना इनके अंदर लॉजिक है, ना कॉमन सेंस है, ना अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ की। जहाँ तक आपने बात की ख़तरों की, मुजाहिद साहब, ये अगर PTI के वर्जन को हम फॉलो करेंगे, अगर PTI के दोस्तों की बातों को सुनेंगे तो लगता है जी बड़ा ख़तरा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखेंगे तो मैं समझता हूँ ऐसे पता नहीं कितने ख़तरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उन ख़तरों का सामना किया और ख़तरों को सामना करने के बाद सुरखरू। लेकिन इस बार तो ECL में नाम डाल दिया गया, CM का, आपके चीफ मिनिस्टर का। अब इस बार चीफ मिनिस्टर सिपेक के लिए भी बाहर नहीं जा सकेंगे, और लोग कहते हैं नहीं जी अगर उन पर अखलाकी तौर पर अगर ये है तो वो मुस्ताफ़ी हो जाए और अखलाकी तौर पर किसी और के हवाले करें। आपने बड़ी मुजाहिद साहब बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की कि अब मुराद अली शाह साहब कैसे CPEC की मीटिंग अटेंड करने के लिए जाएंगे। आपको शायद याद हो
अभी 20-21 दिसंबर को जो सीपेक का बीजिंग में इजलास हुआ था, कोई और वजीर आला वहां नहीं गया था। वाहिद वजीर आला जिन्होंने वहां पे सूबों की नुमाइंदगी की वो मुराद अली शाह साहब थे। और मेरे ख्याल में पीटीआई की नालायक हुकूमत को उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। शायद उनको अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से मुराद अली शाह साहब ने पाकिस्तान का केस प्लीड किया, वहां पर पाकिस्तान के सूबों का केस प्लीड किया, किस तरीके से सूबा सिंध का केस प्लीड किया। मैं समझता हूं ये एक इनसिक्योर हुकूमत है। उनको नहीं अच्छा लगा कि एक कॉम्पिटेंट आदमी ने कॉम्पिटेंट तरीके से, एक पढ़े लिखे आदमी ने पढ़े लिखे तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा बीजिंग में सीपेक कॉन्फ्रेंस में पेश किया। ये लोग तो अपना मुकदमा पेश नहीं कर पाए। मुझे इस बात का एहसास है कि ज़रा वक्त कम है और जो मौजूद इस वक्त है, क्योंकि बहरहाल से इस वक्त जो है मुल्क जिस सियासी बहरान से गुजर रहा है, ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत और सिंध में पार्टी टारगेट बनी हुई है और उसके वज़ीर आला पर प्रेशर डाला जा रहा है, उसकी हुकूमत को तब्दील करने की जा रहा है। लेकिन ये बात स्टेटमेंट नहीं दे रहा। वफाक में बैठी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज़रूर ये महसूस करना चाहिए कि कैसे वक्त में कि जब वो माशी महाज पर अभी तक कोई 100 दिन में कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, इस तरह के सियासी बहरान के ज़रिए वो अपनी मुश्किलात में इजाफा तो नहीं कर रहे। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया करते हुए डाउन न्यूज़ से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।